नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं शिवाजी। आज हम बात करेंगे नेपाल में नए सत्ता परिवर्तन के बारे में। ये है केपी शर्मा ओली जी और ये जो तस्वीर है ये प्रचंड सरकार के गिरने की तस्वीर है, जिस समय में पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है अपना कॉन्फिडेंस वोट गिरने के बाद अपना भाषण दे रहे थे, उस समय की ये तस्वीर है। और इनकी मुस्कुराहट जो है बहुत कुछ बयां कर रही है कि अगले प्रधानमंत्री जो है ये बन चुके हैं। केपी शर्मा ओली जी अगले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम लोग बारीकी से समझते हैं कि इस नेपाल में राजनीतिक परिस्थितियां इस वक्त क्या है। जो प्रचंड है वह सीपीएन यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के मोइस्ट सेंटर के चेयरमैन हैं और इनका जो कॉन्फिडेंस वोट है वो ख़त्म हो चुका है, ये प्राप्त नहीं कर सके। ये जो है लगभग 1.5 साल के बाद जो है इनकी सरकार गिर गई है। दिसंबर 2022 में ये प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के। इनके वोटिंग में जो है 275 मेंबर का इनका पार्लियामेंट है, जिसमें 258 मेंबर्स ने वोट किया, भाग ली। 194 मेंबर्स ने इनके अगेंस्ट में वोट किया और मात्र 63 वोट जो है इनके फेवर में पड़े। एक जो लॉ मेकर है वो एब्सटेन। तो ऐसी क्या घटना हो गई है नेपाल में, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। नेपाल में जो है 2008 में मोनार्ची ख़त्म हो गए थे, यानी कि राजतंत्र ख़त्म हो गया था और वहाँ पे रिपब्लिक स्थापित हुआ था। मोनार्क जो नेपाल के जो अंतिम राजा थे वो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव हैं। वीर विक्रम शाहदेव जो अंतिम राजा थे। नेपाल में मेनली 3 पार्टियाँ चलती हैं, मेन 3 पार्टियाँ। पहला पार्टी जिसकी सरकार थी रविवार तक, यानी कि सीपीएन के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मोइस्ट सेंटर के प्रचंड पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाली कांग्रेस है जिसके जो मुखिया है जो शेर बहादुर दैवा है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट यानी यूएमएल ग्रुप के जो है केपी शर्मा ओली हैं, जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो मेनली ये 3 ही पार्टियाँ, और भी कई छोटी पार्टियाँ हैं। तो इस तीनों पार्टियों में जो नेपाल का जो संसद है वो भी कम्युनिस्ट भारत के जैसा ही है। नेपाल में भी एक नेशनल असेंबली है, यानी कि एक अपर हाउस है, नेशनल असेंबली यानी कि अपर हाउस, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, लोकसभा के समान है। वहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। वहाँ की पार्लियामेंट की स्थिति अगर देखी जाए तो 275 का उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का वो 275 सीट्स का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें रविवार तक यानी कि प्रचंड सरकार में जो है सीपीएन मोइस्ट सेंटर जो शासन में थी, सीपीएन यानी शासन में थी, जो एमसी या मोइस्ट सेंटर के ग्रुप के हैं यानी प्रचंड सरकार शासन में थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यह सीपीएन यूएमएल के सहयोग से थे, यानी कि ओली साहब के सहयोग से ही अभी तक जो है ये प्रधानमंत्री थे। अपोजिशन में जो है एनसी है, नेपाली कांग्रेस है, यानी शेर बहादुर देवा की जो ये पार्टी थी वो थी। लेकिन अब जो है समीकरण बदल चुका है। अब यूएमएल और एनसी के साथ समझौता हो गया, एक डील हो गया है। इस डील के अनुसार जो है अगले 1.5 साल तक जो है केपी शर्मा ओली जी नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो उन्हें अमेंडमेंट करना है वो करेंगे, और इसके बाद जो है अपना जो राजकाज है वो सौंप देंगे शेर बहादुर दैवा को, एनसी ग्रुप को, जो इसके देखरेख में जो है 2027 में होने वाला इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। अब इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2022 में जब इलेक्शंस हुआ था तो उस समय यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो एनसी ग्रुप के साथ यानी शेर बहादुर दैवा के साथ इलेक्शन लड़े। लेकिन सरकार बनाने का जो टाइम आया तो उन्होंने यूएमएल के साथ समझौता कर दिया, यानी कि केपी ओली साहब के साथ जो है समझौता करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली, प्रचंड सरकार ने। लेकिन फरवरी 2023 में जो है यूएमएल ने अपना सपोर्ट खींच लिया, क्योंकि ये जो है रामचंद्र पौडेल को राष्ट्रपति पद के लिए बनाना चाहते थे, जो कि एनसी के उम्मीदवार थे। इस कारण से इसके बाद उन्होंने एनसी के साथ जो है एनसी को फिर से डिच करके फिर से यूएमएल के साथ समझौता किया, और अभी तक जो है प्रचंड सरकार जो है यूएमएल के साथ यानी ओली साहब के साथ समझौता से ही वो डील से ही चल रही थी। लेकिन अब जो है यूएमएल यानी केपी शर्मा ओली का जो डील है वो हो चुका है शेर बहादुर दैवा के साथ, और नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं केपी शर्मा ओली जी। तो केपी शर्मा ओली जी, जिनका पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं।
और इनकी सरकार जो है रविवार को फॉर्म हो जाए, इन्होंने अपना जो है फॉर्मेशन कर लिया है। रविवार को ही राष्ट्रपति ने इन्हें समय दिया था अपनी सरकार को फॉर्म करने का। केपी शर्मा ओली जी के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो यूएमएल ग्रुप है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप, उसके एक फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं। 41वें प्रधानमंत्री भी बने हैं नेपाल के। और इनके टाइम में ही समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल का नारा गूंजा था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रो चाइना है, यानी कि चाइना की तरफ जो है इनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है। प्रचंड सरकार का झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा था, इनका झुकाव जो है चाइना की तरफ ज़्यादा है। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या यानी राजनीतिक अस्थिरता का कारण अगर देखा जाए तो नेपाल में जो है कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं काम कर रही है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ही नहीं, जिस कारण से वो पॉलिटिकली अनस्टेबल है। जैसे भारत में यदि देखा जाए तो बीजेपी कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं कर सकती है, कांग्रेस के साथ कोई डील नहीं कर सकती है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में जो 3 मेजर पार्टियां हैं एक दूसरे के साथ सरकार फॉर्म कर लेती हैं, और जिस कारण से वहाँ पे पॉलिटिकली अनस्टेबल है। और 2008 जब से और राजतंत्र वहाँ पे ख़त्म हुआ है तब से अभी तक 13 सरकारें आई हैं। तो नेपाल में जो है जो विश्व शांति की तरफ है, जो वर्ल्ड इश्यू है, नेपाल को उस पर ध्यान देना चाहिए। अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिएट करना चाहिए कि वहाँ का शासन क्यों किया जा रहा है। सिर्फ अपने इलाके का नाली पानी सड़क रोजगार ये सब क्रिएट करके जो है आज कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। उसको वर्ल्ड के साथ साथ में चलना पड़ेगा, वर्ल्ड इश्यू के साथ देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक पूरे मानव समाज में अपना योगदान कहाँ तक दे सकता है। धन्यवाद।